नमस्कार, चुनावी पंच लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, इतिहास में दर्ज होने वाला दिन है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये बात क्योंकि आज दिल्ली सरकार यानी कि दिल्ली की जो केजरीवाल सरकार है उसकी सारी शक्तियां अब एलजी के हवाले कर दी गई हैं आधिकारिक तौर पर। तो ये एक इतिहास में दर्ज होने वाला दिन है। जिस दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा बनाने की बात बीजेपी करती रही और उस पर कितनी राजनीति आप लोगों ने देखी होगी, सुषमा स्वराज से लेकर के और अभी तक आखिर हाल फिलहाल तक आपने देखा होगा। और इस दिल्ली के छोटे छोटे इलेक्शन में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस प्रकार कूद पड़ते थे और उस समय भी ये वादे किए जाते थे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा हम प्रदान करेंगे। उसी दिल्ली को अब एलजी के हवाले यानी कि उपराज्यपाल के हवाले कर दिया गया है। तो इस पे भी चर्चा होगी। उसके अलावा कोरोना का हाल बेहाल है, देश का खस्ता हाल है, ये हम सब देख रहे हैं और उस पर भी चर्चा। लेकिन कल एक आखिरी दौर का मतदान है और खासकर पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश दोनों में, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव तो उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि पंचायत चुनाव। और इस बीच तमाम गतिविधियां चल रही हैं और देश के बारे में वो भी अब कहा जा रहा है कि ये इंडियन स्ट्रेन है, जो कि अभी तक ब्रिटिश स्ट्रेन की बात कही जा रही थी, लेकिन 17 देशों ने ये कहा है कि ये इंडियन स्ट्रेन है जिसका असर 17 देशों पे भी पड़ चुका है। और ये क्या है, कैसे है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और उसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को फटकार लगाई है दोस्तों, उस पर भी बात करेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी खबरें आज हैं, लेकिन इन खबरों के बीच एक जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है वो ये कि कोरोना और कोरोना के बीच केंद्र सरकार अपनी मनमानी कैसे कर रही है, इस पर चर्चा। तो तमाम बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 प्रमुख वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल मौजूद है। वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन जी हमारे साथ हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं अजय जी आपका, और स्वागत करता हूं अमलेंदु जी आपका। अमलेंदु जी, आप शायद स्वस्थ हैं, अब लग रहा है ऐसा। हाँ, बेहतर हैं। तो दोस्तों ये सवाल भी करना पड़ रहा है आजकल, और दिन में कम से कम 10 फोन हमारे पास भी आते हैं, आपके पास भी आते होंगे, और हम लोग सब एक दूसरे का हाल पूछते हैं कि क्या हाल है, इसलिए क्योंकि पता नहीं कौन कहाँ बीमार हो जा रहा है। इसीलिए ये भी एक हमारे प्रचलन का एक हिस्सा बहुत तेजी से बनता जा रहा है। आइए दोस्तों, 2-4 विजुअल दिखाता हूं, इसी दिल्ली का विजुअल, और ये विजुअल क्यों दिखा रहा हूं आगे चर्चा करूंगा और फिर सीधे चलेंगे अपने पैनलिस्ट के पास। देखिए एक विजुअल, ये विजुअल पुराना विजुअल दिखा रहा हूं, 2-3 दिन पुराना, जहां ये शमशान घाट की तैयारी चल रही है, चबूतरे तैयार किए जा रहे हैं जहां लाशें जलाई जाएंगी। ये एक विजुअल आप देख रहे हैं। ये दिल्ली, ये दिल्ली है, ये वही दिल्ली है, बिल्कुल हार्ट ऑफ द दिल्ली, सराय काले खां, वहां का ये विजुअल है। और 2 दिन पहले भी हम लोगों ने दिखाया था और ये आपको फिर से दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ आने वाली लाशों के लिए जो जगह नहीं है उसके लिए ये तैयार किया जा रहा है। अब इसके अलावा एक विजुअल और भी दिखाते हैं आपको, जिसमें लोग कैसे ऑक्सीजन को लेकर के लाइन में खड़े हैं। ये देखिए, ये विजुअल है जहां लोग ऑक्सीजन के जो सिलेंडर हैं उसको रिफिल करवाने के लिए लाइन में। ये भी दिल्ली की तस्वीर है, ये दिल्ली के विजुअल से वीडियो हैं, ये देख रहे हैं आप। अब एक विजुअल और भी दिखाना चाहता हूं आपको, सीधे आइए जरा सेंट्रल विस्टा की ओर, उस विजुअल को दिखाइए कि ये तस्वीर क्या कुछ कहती है। नहीं, अगर विजुअल आप दिखा पाएँ, फोटोग्राफ्स हैं, जरा निकाल के दिखाइए, मेल पे पड़े हुए हैं, उसे दिखाइए तो ताकि चर्चा को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। और इसलिए भी ज़रूरी है, तब तक दोस्तों जब तक वो विजुअल नहीं आते हैं, इस चर्चा को ऐसे ही हम आगे बढ़ाते रहेंगे। और कुछ चीज़ों को कंपेयर करना चाहता हूं, आपके पास देना चाहता हूं दोस्तों, इसलिए देना चाहता हूं कि आखिर इस देश में चल क्या रहा। आप देखिए क्या हैरान परेशान लोग दिखाई दे रहे हैं आपको इस विजुअल में। अब ये विजुअल देखिए, ये तिकोना एक बिल्डिंग, ये तिकोनी बिल्डिंग जो है ये सेंट्रल विस्टा है, नई संसद के लिए जो भवन है वो है ये। और अब इस एक तरफ आपको मैं दिखा रहा हूँ शमशान घाट तैयार हो रहे हैं,
जहां लाशें जलाई, चिताएं जलाई जाएंगी। उसके बाद आपको दिखा रहा हूं ऑक्सीजन, और उसमें ये क्यों आज कहां से ये वाजिब दिखाई दे रहा है ये बताने की कोशिश करेंगे। इसलिए क्योंकि सबसे पहले ये सेंट्रल विस्टा है क्या, ये प्रोजेक्ट है क्या, वो जरा दिखा दीजिए, बता दीजिए कि ये क्या प्रोजेक्ट है, और फिर चर्चा के लिए सीधे चलेंगे, प्रशांत टंडन जी के पास चलेंगे। लेकिन पहले ये दिखाते हैं कि क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिस भवन की बात हम दिखा रहे हैं। ये जरा ये देखिए कि केंद्र सरकार का 20,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा, 20,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। आगे बढ़ें, और सेंट्रल विस्टा के मास्टर प्लान के मुताबिक पुराने गोलाकार संसद भवन के सामने गांधी जी की प्रतिमा के पीछे, जो लोग संसद भवन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं वो आप समझ सकते हैं कि संसद भवन जो है वो गोलाकार है, और उसके सामने ठीक गांधी जी की एक विशालकाय मूर्ति है, प्रतिमा है, और उस प्रतिमा के पीछे जो है, बिल्कुल पीछे जो जगह है दोस्तों, वो जगह पार्क के लिए है। लेकिन उस जगह पे ये तिकोना बिल्डिंग बनाया जा रहा है, बना रहे हैं। नए संसद भवन में दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक एक इमारत होगी, लेकिन सेंट्रल हॉल नहीं बनेगा इसमें, क्योंकि पुराने भवन में सेंट्रल हॉल है। अब राष्ट्रपति भवन, मौजूदा संसद भवन, इंडिया गेट और राष्ट्रीय अभिलेखागार की इमारत को वैसा ही रखा जाएगा। ये जैसा है वैसा ही रखा जाएगा। इस प्रोजेक्ट के कारण नेशनल म्यूजियम और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट को भी हटाना पड़ेगा। और इस प्रक्रिया की जद में जनपथ, मानसिंह रोड, जो लोग दिल्ली को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को समझ सकते हैं कि कहां कहां का जिक्र किया जा रहा है। जनपथ है, मानसिंह रोड है, और विजय चौक के आसपास के बहुत से सांस्कृतिक इमारतें जो हैं वो इसकी जद में आएंगी, मतलब उन्हें तोड़ना पड़ेगा। और नए संसद भवन का निर्माण जिस जमीन पर किया जा रहा है उसे पार्क बनाने के लिए छोड़ा गया था। ये पार्क बनाने के लिए, ये पार्क की बात, चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रशांत जी के पास चलेंगे सीधा। पार्क की बात इसलिए कह रहा हूं कि जब ऑक्सीजन और की इस देश में किल्लत है, उस देश में पेड़ पौधे लगाने, इस दिल्ली को हरा भरा बनाने के लिए, पार्क की व्यवस्था करने के लिए, और जिस जमीन को छोड़ा गया था आज से 50 साल पहले, 50 नहीं आप कहें तो 2000 माफ करें 1910 की बात है, 13 की बात है, और उस समय से लेकर के लगभग 100 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। उस समय छोड़ा गया था जब लुटियंस जोन तैयार हो रहा था, लुटियंस दिल्ली तैयार हो रही थी। आज उस लुटियंस दिल्ली के का हाल कैसा खस्ता हाल किया जा रहा है उसका जिक्र। प्रशांत जी, ओवरऑल ये जो लुटियंस जोन में, चलिए एक अर्धचंद्राकार मतलब गोलाकार एक संसद भवन है, और इसकी बात इसलिए अब लोग कहेंगे, हमारे साथी भी पूछेंगे कि आप कहां से कोरोना की बात में ये कहां से ले आए, तो आपको बता दूं ये इसलिए ले आए क्योंकि ये दिल्ली जो है अभी लॉकडाउन से गुजर रही है। इस दिल्ली में दूसरी बार लॉकडाउन, पहली बार 7 दिनों के लिए, दूसरी बार फिर से 7 दिनों के लिए लॉकडाउन से ये दिल्ली गुजर रही है। लोग यहां से छोड़ के अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं, मजदूर अपने घरों की ओर जा रहे हैं, लेकिन इसमें इस सेंट्रल विस्टा का काम नहीं रुका है, ये काम हो रहा है। 20,000 करोड़ रुपए जो हैं इस पे खर्च किए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, जब लॉकडाउन के दौरान ये कहा जाता है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वही चालू रहेंगी, बाकी नहीं रहेंगी, लेकिन ये चालू है। एक एसेंशियल सर्विसेज तो दिखाई दे रही है जो विजुअल में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की जरूरत है, एक एसेंशियल सर्विस ये भी दिखाई दे रही है कि शमशान घाट भी चाहिए, लेकिन इन सब के बीच सेंट्रल विस्टा जो है बहुत जरूरी है। क्या कहेंगे ओवरऑल इस पूरे जो पूरा घटनाक्रम है प्रशांत जी उस पर? नहीं, मैं 2-3 बातें कहता हूं इसमें, क्योंकि बहुत संक्षेप में कोशिश करूंगा कि रखूं अपनी बात, क्योंकि अमरेंदु जी और अजय जी भी है। एक तो सेंट्रल विस्टा को हम ये समझ लें कि दुनिया की हर देश की राजधानी में सेंट्रल विस्टा एक इंपॉर्टेंट जगह होती है जो राजधानी होती है। और वो हमारा सेंट्रल विस्टा, भारत का सेंट्रल विस्टा, दिल्ली का जो इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का पूरा जो इलाका है, जिसमें संसद भवन और नॉर्थ और साउथ ब्लॉक भी हैं और दूसरी सरकारी बिल्डिंगें हैं, ये दुनिया के सबसे खूबसूरत सेंट्रल विस्टा में गिना जाता है। और ये जो पूरा लुटियंस जोन है, ये अर्बन आर्ट्स कमीशन के अंतर्गत आता है। अगर जो लोग इंडिया गेट गए होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि इंडिया गेट के पीछे खाली कैनोपी छतरी है जिसमें कोई मूर्ति नहीं है।
मैं उसका एक बैकग्राउंड 2 लाइन में बता दूं कि वहां पे जॉर्ज पंचम की मूर्ति हुआ करती थी आजादी के पहले। आजादी के बाद मूर्ति को हटाया गया। बहुत से लोगों ने, सरकारों ने कोशिश की कि वहां महात्मा गांधी की मूर्ति लगाई जाए, लेकिन अर्बन आर्ट्स कमीशन ने उसकी इजाजत इसलिए नहीं दी कि जो सेंट्रल विस्टा है उसकी अहमियत कम हो जाएगी गांधी जी की वहां मूर्ति लगाने की वजह से। इतना सैक्रोसेंट है उसका जो एथिकल और डिजाइन और सारा कुछ मामला है। दूसरी बात, ये जो आपने बात कही, ये बिल्कुल एक किसी निरंकुश शासक की जो सनक होती है वो सनक का है केवल, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। तमाम सारे एक्सपर्ट इस बात को कह चुके हैं कि जो हमारा मौजूदा संसद भवन है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और सेंट्रल हॉल है। तो जो लोकसभा है, अगर उसके अभी 545 मेंबर्स की जगह है उसमें, वो 650 तक बढ़ाई जा सकती है। ये तमाम आर्किटेक्ट्स ने अपनी स्टडी में कहा है। तो डिलिमिटेशन अगर अगले 50 साल 75 साल तक वो बिल्डिंग इररिलेवेंट नहीं होगी। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि ये जो धरोहर होती है, राष्ट्रीय धरोहर, ये जनता का मिल्कियत है, देश की मिल्कियत है। ये हर नागरिक का अधिकार है उसके ऊपर। और वो संसद भवन जो हमारा बना है, वो आपको मालूम होगा कि वो 64 योगिनी मंदिर के से प्रेरित डिजाइन है। वो भारतीय संस्कृति की उसमें झलक दिखती है। ये जो तिकोना आप अपनी तस्वीरों में दिखा रहे हैं, इसमें कहां से भारतीय संस्कृति है? 1100 साल पुराना जो मंदिर है, उसके आधार पर हमारा संसद भवन बना है। अगर आप गूगल करके तस्वीरें निकालेंगे 64 योगिनी मंदिर की, तो आपको दिख जाएंगी। तो किसी से इजाजत नहीं ली गई, ना किसी एक्सपर्ट, ना कोई फीडबैक लिए गए, और ये आनंद फानन में डिजाइन जो है बना के रख दिया। दूसरी बात, अगर आप दिल्ली में हैं और दिल्ली के में बहुत से देश भर के टूरिस्ट आते हैं, आप शाम को आप जाए, अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन सामान्य दिनों में अगर आप शाम को जाएं तो दिल्ली भर के जो टूरिस्ट हैं, दिल्ली के निवासी हैं, वहां जाते हैं। दिल्ली में, राजधानी में पब्लिक स्पेसेस की कमी हो गई है। आपको मॉर्निंग वॉक के लिए जगह नहीं मिलती हैं। ये जो पूरा इलाका है, धरोहर है, लोग चाहे भारत के किसी भी कोने में रहते हो, दिल्ली आएंगे तो देखना चाहते हैं हमारी संसद कैसी दिखती है, राष्ट्रपति भवन कैसा है, सरकार जहां बैठती है वो क्या है, जिसको हम चुनते हैं। आम जनता वहां नहीं जा पाएगी, वो स्पेसेस बंद हो जाएंगे। ये केवल एक मिलिट्री कंट्रोलमेंट जैसा एक इलाका बन जाएगा। तो ये कुल मिला के पूरी एक सनक है, जिसमें ना कोई भारतीय संस्कृति की तस्वीर है, ना उसके साथ जो आर्किटेक्चर वैल्यूज हैं, जो डिजाइन की वैल्यूज है, उसकी धज्जियां उड़ गई हैं। और कुल मिला के ये बिल्कुल गैर जरूरी खर्च है। और मैं ये नहीं मानता कि बहुत से विपक्ष के लोगों का वो है कि इसमें 20,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, अभी हमारे पास संकट है, आर्थिक संकट है, कोरोना चल रहा है। मेरा मानना यह है कि कल को आपकी इकोनॉमी बहुत बढ़िया हो तो भी आपको राष्ट्रीय धरोहर के साथ छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है। कल को बहुत अच्छी इकोनॉमी है तो क्या आप ताजमहल के ऊपर फ्लाईओवर बना देंगे? तो ये नहीं हो सकता। ये राष्ट्रीय धरोहर है और इस पे देश के हर नागरिक का अधिकार है। ये कोई सन की बादशाह की नहीं है कि ऐसा बन जाए वैसा बन जाए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रशांत जी, और इसीलिए हम सवाल कर रहे हैं कि लोकतंत्र के मकबरे पर आपका स्वागत है। ये जो हम टैगलाइन आज चला रहे हैं, इसलिए चला रहे हैं क्योंकि आप देखिए लगातार इस लोकतंत्र में कहां कैसे दम घुट रहा है लोगों का। और उसके अलावा एक तरफ लाशें जो हैं वो लाइन लगा के खड़ी हैं। लाइन लगाने की आदत हो गई इस देश में नोटबंदी से लेकर अब तक, और अब लाशों के लिए भी लाइन लग रही है। तो ये वही देश है, अब इससे ज्यादा क्या बोलूं दोस्तों। और इसी बीच अगर जहां ऑक्सीजन की बात होनी चाहिए, जहां अस्पताल की बात होनी चाहिए, वहां 20,000 करोड़ रुपए के सेंट्रल विस्टा का काम नहीं रोका जाना क्या कहता है? ये एक सवाल तो उठेगा ही। और इसलिए कह रहे हैं कि इस देश के लोकतंत्र
जो ये लोकतंत्र है इसके मकबरे पर आपका हम स्वागत करते हैं। अगर ये बात कहें तो कहाँ से गलत कह रहे हैं। लेकिन दिल्ली में लॉकडाउन है, अभी CVS कुमार लिख रहे हैं कि दिल्ली में लॉकडाउन है और आप दिल्ली में आवागमन कर रहे हैं डेली, कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मीडिया वालों को दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस जमाने में, जिस समय लॉकडाउन में एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ करके तमाम चीजें बंद हैं, लॉकडाउन में इस सेंट्रल विस्टा का काम कैसे चल रहा है? अजय जी, आपके पास आना चाहूंगा। बहुत सारी चीजें चल रही हैं और सोशल मीडिया पे सेंट्रल विस्टा को लेकर के भी बातें खूब हो रही हैं, लेकिन 2022 में चूंकि 75 साल हो रहे हैं भारत की आजादी के, और उस अवसर पर नए संसद भवन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। और चाहे कुछ भी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, यहाँ लाशें बिछ जाएं, चाहे लोग परेशानियों में घिरे रहें, लेकिन सेंट्रल विस्टा का काम नहीं रुकना चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक सेंट्रल विस्टा की बात है, ये सेंट्रल विस्टा में केवल ये संसद भवन नहीं आता, और भी बहुत सारी बिल्डिंगें आएंगी। अभी तो केवल क्योंकि कोर्ट की तरफ से बाकी जगह पर रोक लगी हुई है, इसलिए बाकी काम चालू नहीं हुए। लेकिन जो इसका एरिया है वो, मतलब आप ये समझ लीजिए कि कहां कहां तक जा रहा है। वो जो आपका ध्यानचंद स्टेडियम और जो है उधर ओबराय होटल और ये सारा कुछ जो है वो सेंट्रल विस्टा का जो है प्लान में आ जाएगा। इसमें जो कृषि मंत्रालय और ये जो उद्योग मंत्रालय, ये सब चले, ये सारी बिल्डिंगें जो है उसमें से खत्म कर दी जाएंगी। मेरा ये कहना का मतलब है, जहां दुनिया धरोहरों को बचाने की जो है लगातार कोशिश हो रही है, हर चीज को जो है कोई छोटी से छोटी चीज पुरानी अगर मिल रही है तो उसको प्रिजर्व किया जा रहा है। तो लेकिन यहाँ पर इस तानाशाही में इस चीज को खत्म किया जाए। आप ये देखिए कि पहले दिल्ली में जितने भी जो है धरना प्रदर्शन होते थे वो बोट क्लब पे होते थे। वो बोट क्लब भी उसी का हिस्सा है ना। बाद में इस चीज को वहां से हटाया गया कि जिससे कि जो है ये चीजें बर्बाद ना हो, लगातार इसकी खूबसूरती बनी रहे। इसलिए बोट क्लब को वहां, मतलब धरना प्रदर्शन को एक जो है वहां से हटा के जंतर मंतर के पास भेजा गया। तो ये सारी चीजें पिछली सरकारों ने जो है इसको संभाल के रखने की कोशिश की। और अभी की स्थिति ये है कि आप ये देख लिए, इस महामारी में, इस जो है हाहाकार जहां मचा हुआ है, वहां पर ऑक्सीजन प्लांट की बात जो है अगर हो रही है तो उसको 40 दिन बाद होगी या 20 दिन बाद होगी, या जो है मतलब अस्पतालों की कोई बात नहीं हो रही। लेकिन सेंट्रल विस्टा का काम चल रहा है क्योंकि वो एक राजा की सनक है जिसको जो है 75 साल पूरे होने पे उसको जो है करना है। तो ये मतलब बिल्कुल समझ से परे है। ये समझ से परे है। लेकिन अमलेंदु जी, ओवरऑल 20,000 करोड़ रुपए, अभी पैसे की इतनी किल्लत इस देश में, और इस पैसे का बहुत कुछ किया जा सकता था। और जैसा अभी प्रशांत जी भी बता रहे थे कि अगर आपके पास पैसा है तब भी क्या आप ताजमहल के ऊपर से फ्लाईओवर चला देंगे अगर कल को पैसा होगा तो? सवाल यही है कि राष्ट्रीय धरोहर को बचा कर रखना। दोस्तों, एक बात बता दूं, विस्टा का मतलब क्या होता है? विस्टा का मतलब होता है किसी ऊंची जगह से एक जो भव्य मनोरम दृश्य है उसको देखना। और ये मनोरम दृश्य आप ऐसे भी देख सकते हैं, और ऊंचाई पे तो हमारे प्रधानमंत्री ऐसे भी हैं, पहले से हैं। और इस ऊंचाई से आप याद कीजिए कि उसी ऊंचाई से जब हेलीकॉप्टर से कलकत्ता के जो ब्रिगेड ग्राउंड में कितनी भीड़ है इसकी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भेज सकते हैं, तो वो यहां से भी भेज सकते हैं कि देखो दिल्ली कैसी। लेकिन दिल्ली हमने कैसी बना दी है, ये दिखाने के लिए आप राष्ट्रीय धरोहरों का सत्यानाश कर दें, ये कहां तक उचित है? और इस पर जब सवाल हम उठाते हैं तो लोग कहते हैं नहीं जी, ये तो पुरानी सरकार ने इस प्रोजेक्ट को ऑलरेडी पास कर दिया था। ये सवाल भी उठाए जाते हैं। ओवरऑल क्या कहेंगे अमलेंदु जी? देखिए, एक तो हम लोग जिस महीने में इस बात पे चर्चा कर रहे हैं, इसी महीने में 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस अभी हम लोग मना के चुके हैं। और जो विश्व धरोहर की जो संधि है उसमें भारत भी शामिल है, और भारत की लगभग 30 से ज्यादा जो संपत्तियां हैं वो क्यू में है अभी कि उनको जो है अंतरराष्ट्रीय धरोहर जो है वो घोषित कर दिया जाए। एक तरफ हम अपनी जो धरोहरें हैं उनको संजोने की बात कर रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय धरोहर की जो संधि है उससे हम जुड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ जो हमारी जितनी भी धरोहर हैं उनको हम जो है
या तो हम बाबरी मस्जिदाने खुद, या फिर हम ज्ञान बाबरी मस्जिद की खुदाई की तरीके से उस पर अदालतों में जा रहे हैं, और जहां रास्ता सुलभ है तो वहां हम सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं। ये सरकार जो है असल में कुल मिला के इसका एकमात्र उद्देश्य जो है वो विनाश विनाश और विनाश है। वो चाहे मानवता का विनाश हो, चाहे इतिहास का विनाश हो, चाहे समाज का विनाश हो, चाहे धर्म का विनाश हो। ये हर मामले में विनाश के रास्ते पर बढ़ते हैं और ये विनाश ही कर रहे हैं। इन्होंने हिंदू धर्म का विनाश कर दिया, इन्होंने हमारी सभ्यता का विनाश कर दिया, इन्होंने हमारे समाज का विनाश कर दिया, इन्होंने मानवता का विनाश कर दिया। ये कुल मिला के जो है विनाश पुरुष हैं और विनाश के रास्ते पे ही कुल मिलाकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो ये इनका जो प्रोजेक्ट है ये सेंट्रल विस्टा का, ये भी एक नए विनाश की जो है वो कहानी लिखने जा रहा है निश्चित तौर पे। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर आपत्ति जताई थी कि आपने बिना अनुमति लिए पहले उसका पूजन कैसे कर दिया। खैर हाल चूंकि अब चूंकि सरकार है और सुप्रीम कोर्ट क्या करे, कर भी क्या सकता है, तो एक बीच का रास्ता निकाल दिया गया। खैर वो सुप्रीम कोर्ट हट गया उससे बीच में से रास्ते से कुल मिला करके। तो ये जो जिस रास्ते पे सरकार चल रही है इसको इससे कोई मतलब नहीं है कि लाशें पिस रही हैं, कि पैसे की कमी है, कि ऑक्सीजन के प्लांट लगने चाहिए थे, कि नए अस्पताल खुलने चाहिए थे। इन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। इनको जो है अपने स्मारक बनाए जाने से मतलब है कि इनके स्मारक जो वो खड़े हो जाएं, फिर चाहे लाशों के ढेर पर खड़े होकर के लोग जो है इनके स्मारकों का चित्र निहारें कुल मिला करके। मेरी समझ में तो कुल मिला के इतना ही आता है, बाकी इसका और कोई उद्देश्य नहीं है। प्रशांत जी ने बताया है कि अभी जो हमारा संसद भवन है उसमें और 600 लोगों की भी बैठने की व्यवस्था हो सकती है। तो ये जो 25 साल पूरे होने पर जो बार बात की जा रही है, इस चीज को आगे बढ़ा, हाँ कुछ बोल रहे हैं। हाँ मतलब मैं यही कह रहा हूं कि जो अभी जो 75 साल होने पर जो भव्य समारोह की बात करने की जा रही है, तो असल में मोदी जी की एक सनक है कि उनको किसी भी तरीके से इतिहास पुरुष के रूप में जो है इतिहास में दर्ज कर लिया जाए। लेकिन इतिहास पुरुष जो है वो दर्ज तो होते हैं, ऐसा नहीं है कि इतिहास पुरुष दर्ज नहीं होते हैं, लेकिन इतिहास पुरुषों में आप किस रूप में याद किए जाएंगे ये देखने वाली चीज होगी। और ये इतिहास जो है वो आगे आने वाले समय में तय करता है। आपके जो दरबारी मीडिया जो इस समय इतिहास लिख रहा है ये उसमें दर्ज नहीं होगा, जो आने वाला समय होगा वो दर्ज करेगा कि आप इतिहास में कैसे इतिहास पुरुष। बिल्कुल, बहुत लोग इतिहास में दर्ज हुए हैं, आप किस ढंग से दर्ज होते हैं ये आने वाला इतिहास बताएगा, आने वाला समय बताएगा जब आप इतिहास में दर्ज होंगे। बहुत लोग आए, हिटलर भी आए, मुसोलिनी भी आए और लेनिन भी आए और आज के दौर के नेता भी हैं। तो सब इतिहास में कहीं ना कहीं अपने अपने ढंग से दर्ज होते रहे हैं और उस समय जो पाठ्य पुस्तक में आपके बारे में पढ़ाया जाएगा वो कैसा पढ़ाया जाएगा ये वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त दोस्तों क्या हम लोकतंत्र के मकबरे में जी रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि इस वक्त जब लाशें बिछी हुई हैं, लाशों के लिए शमशान में जगह नहीं है और उसके लिए हम देख रहे हैं कि चबूतरे तैयार किए जा रहे हैं, कब्रिस्तानों के लिए जगह नहीं है उसके लिए जगहें मांगी जा रही हैं। और ऐसे में अगर आप देश के विकास के लिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की गति को और तेज करें, जब गाड़ियां जो हैं वो रोक दी गई हैं, पहिए रोक दिए गए हैं गाड़ियों के, तो उस समय आप मजदूरों को ढोने के लिए, लाने जाने के लिए, ले आने के लिए, ले जाने के लिए 180 गाड़ियों के ई पास बनवा करके रखे रहें और उससे मजदूरों की आवाजाही करवाएं। और ये इसलिए क्योंकि आपको सेंट्रल विस्टा का काम नहीं रुकना चाहिए। तो यही दिल्ली है, दिल्ली की अलग अलग तस्वीरों का हाल, जो अलग अलग तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं वही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच इसी दिल्ली में सरकारों के ऊपर जो अदालतें हैं वो भी हावी हैं। दिल्ली हाई कोर्ट लगातार पिछले दिनों हमने देखा कि केजरीवाल सरकार पे तंज कस रही थी। केजरीवाल पे तंज नहीं बल्कि आप कहें तो बिल्कुल झल्लाहट और गुस्सा दिखाई दे रहा था दिल्ली हाई कोर्ट का, और उसी ढंग से सुप्रीम कोर्ट का भी। और उधर दक्षिण में हमने देखा कि मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा चुनाव को लेकर के। चुनाव की बात इसलिए कर रहा हूं दोस्तों कि कल आखिरी दौर का, कल 29 तारीख है, आखिरी दौर का मतदान है पश्चिम बंगाल में भी, उत्तर प्रदेश में भी। उत्तर प्रदेश का सूरत हाल बहुत खराब है और पश्चिम बंगाल का भी बहुत खराब है। पश्चिम बंगाल में जैसा कि मैं लगातार बताता आ रहा हूं कि कोलकाता और आसपास हर दूसरा आदमी, आपको पता ही है कि कोरोना पॉजिटिव मिल रहा है। और क्यों ऐसा हो रहा है ये बताएं अगर, तो साफ है कि इसके लिए जिम्मेदार
राजनेता हैं जो रैलियां करते रहे। लेकिन इसके साथ साथ आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि कल और 2 मई को सुबह 6 बजे से लगातार हम आपको दिखाएंगे सबसे तेज नतीजे, और उसके अलावा कल शाम 6 बजे से हम आपके साथ रहेंगे एग्जिट पोल लेकर के। तो हमारे साथ कल शाम 6 बजे से जुड़ना मत भूलिए, और 2 तारीख को सुबह 6 बजे से जुड़ना मत भूलिए। हमारे साथ जरूर जुड़िए। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे 3 साथी। प्रशांत टंडन जी हमारे साथ में, हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय, और हमारे साथ में है अजय सिंह जी। आप तीनों हमारे साथ बने हुए हैं, और साथ में बने हुए हमारे तमाम साथी जो लगातार कमेंट लिख रहे हैं। दोस्तों आप कमेंट लिखिए, आप लोगों के कमेंट को भी लूंगा। लेकिन चर्चा जो इस वक्त कर रहे हैं हम कि क्या लोकतंत्र के मकबरे में हम रह रहे हैं, और इस लोकतंत्र के मकबरे में आपका हम स्वागत करते हैं। ये एक हार्ड सेंटेंस है दोस्तों, हो सकता है, क्योंकि ये स्वागत नहीं होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये बात कहना पड़ रहा है। कल चुनाव, और चुनाव के बीच में कोरोना का आलम ऐसा है कि सरकारों को अलग अलग ढंग से उनके ऊपर हाई कोर्ट्स की टिप्पणियां आ रही हैं। आज हाई कोर्ट दिल्ली की टिप्पणी आई है केंद्र सरकार के लिए। जरा उसको देख लेते हैं कि क्या कहा है हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को, और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रशांत जी आपके पास सीधे आऊंगा, और कोरोना का जो सूरत हाल है, और उस पर केंद्र सरकार, उस पर राज्य सरकारें, और उस पर कोर्ट्स क्या कुछ कह रही हैं उस पर। लेकिन सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा, जरा इसे देख लेते हैं। देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट का आज की यह टिप्पणी है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन देने के प्रोटोकॉल को देखते हुए ऐसा लगता है, ये खासकर दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से जारी नए प्रोटोकॉल के मुताबिक रेमडेसिविर इंजेक्शन उन लोगों को ही दिया जाएगा जो ऑक्सीजन के सपोर्ट पर हैं। यह गलत है, ऐसा ये कहना है दिल्ली हाईकोर्ट का कि जो केंद्र सरकार ने कहा है कि जो लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं उन्हीं को रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया जाएगा। ये पूरी तरह से दिमाग को इस्तेमाल न किए जाने जैसा है, मतलब बददिमागी है। ये साफ कहना है दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र सरकार के लिए। अब उन लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलेगा जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर नहीं है। अदालत ने कहा है कि इस नियम से ऐसा लगता है कि आप लोगों को मरने देना चाहते हैं। ये एक बड़ा सेंटेंस है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस कह सकते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों को मरने देना चाहते हैं। प्रशांत टंडन जी आपके पास सीधे आना चाहूंगा। एक बहुत ही हार्ड लाइन जो कह सकते हैं दिल्ली हाई कोर्ट, अभी तक लगातार हम लोगों ने देखा प्रशांत जी की केजरीवाल सरकार के खिलाफ टिप्पणियां आ रही थी, लेकिन आज की ये जो टिप्पणी आपको दिखा रहा हूं ये केंद्र सरकार के खिलाफ है। और सीधा का सीधा दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि आपने कह दिया है कि इंजेक्शन, रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो हम उन्हीं को देंगे जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। लेकिन क्या आप ऐसे लोगों को इंजेक्शन नहीं देंगे जिन्हें इंजेक्शन की जरूरत है लेकिन वो ऑक्सीजन सपोर्ट पे नहीं है? इसका साफ मतलब है कि आप लोगों को मरने देना चाहते हैं। इसके बाद भी सरकार नहीं जाग रही है। क्या कहेंगे प्रशांत जी? बिल्कुल, इसमें 2-3 बातें तो बहुत ही शर्मनाक हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स को, जो जीवन रक्षक दवाएं हैं, उनको अगर उनका एक्सेस अगर आप नहीं देंगे मरीज को और उसके ऊपर शर्तें लगा देंगे तो ये तो अमानवीय है। एक पहली बात। दूसरी, ये फैसला कि किस मरीज को क्या इंजेक्शन दिया जाएगा और कब, यह फैसला तो डॉक्टर का है। यह फैसला बेपढ़े लिखा नेता कैसे कर सकता है? जिसने 8 साल मेडिकल की पढ़ाई की है वो करेगा ना ये फैसला। पहली बात। दूसरी चीज, आपने चुनाव ऑक्सीजन की बात, ऑक्सीजन अगर आप डेटा देखिएगा तो पिछली वेव थी, यानी पहली वेव और सेकंड वेव के बीच में जो ऑक्सीजन की डिमांड में परिवर्तन है वो सिर्फ 13.5% ज्यादा है। लेकिन उसका शोर इसलिए मच रहा है क्योंकि अवेलेबल नहीं है। तो ये मिसमैनेजमेंट है कुल मिला के। हमारे देश में कई राज्य हैं जो ऑक्सीजन सरप्लस स्टेट्स हैं। केरला है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है। तो क्या आप ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर पा रहे हैं? ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश, ये ट्रांसपोर्टेशन, तो ये कुल मिला के मिसमैनेजमेंट है। इलेक्शन की बात। इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में पंचायत के इलेक्शन हो रहे हैं।
आपको मालूम है कि 135 कर्मचारी जो ड्यूटी पे थे वो अपनी जान गंवा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन को मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि इनके ऊपर हत्या का आरोप लगना चाहिए, इसको अमल में लाया जाना चाहिए, इन पर मुकदमे होने चाहिए। क्यों? जब बार बार ममता बनर्जी और दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज कहते रहे कि आप सिंगल फेज में कर लीजिए, जब सेकेंड वेव आई तो क्यों नहीं किया? जो आप अपनी बात अभी आप कह रहे थे कि कलकत्ता का आप फिगर बता रहे थे, बंगाल और पूरा देश टाइम बॉम्ब पे बैठा है। कब ये डेटा आने लगेगा बंगाल से और वहां पे कितनी ऑक्सीजन सप्लाई हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, मेडिकल सुविधा कितनी दे पाएंगे, हमको जो जिस तरीके की हताशा और सब चीज हम उत्तर प्रदेश और दिल्ली में देख रहे हैं। दूसरी सबसे शर्मनाक बात जो आई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से, यानी जब कोई अस्पताल अगर ये कह दे कि उसकी ऑक्सीजन खत्म होने वाली तो आप उसके ऊपर एनएसए लगा दोगे, आप जेल में डाल दोगे। किस तरीके से लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा और कितनी असंवेदनशील ये सरकारें हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये डेटा की बात ना करो, जो मर गया सो मर गया, उसको जीवित नहीं कर सकते हम। तो डेटा के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। डेटा के साथ छेड़छाड़ आत्महत्या है, क्योंकि आज अगर आप डेटा के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो कल आप गलत डेटा के आधार पर ऑक्सीजन और लाइफ सेविंग ड्रग्स और हॉस्पिटल बेड्स की तैयारी करेंगे, तो फिर यही होगा जो हो रहा है। राजीव जी बिल्कुल लाइफ सेविंग ड्रग। लेकिन अजय जी, दिल्ली हाई कोर्ट कल तक हमने देखा कि दिल्ली सरकार को के ऊपर काफ़ी सख्त तेवर अख्तियार किए हुए था, और आज हम देख रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सीधा का सीधा केंद्र सरकार से बोला है कि क्या आप लोगों को मरने देना चाहते हैं, मरने छोड़ देंगे आप। और रेमडेसिविर को लेकर के बहुत सारी बातें भी आ रही हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसकी ज़रूरत उतनी नहीं है जितना इसके बारे में बताया जा रहा है। खैर, ये एक्सपर्ट्स और ये साइंटिस्ट की बात है, डॉक्टर्स की बात है, हम सब डॉक्टर नहीं हैं। कहाँ इसकी ज़रूरत है, कहाँ ज़रूरत नहीं है, ये साइंटिस्ट जाने, डॉक्टर जाने। हम तो एक बिल्कुल ही लेमैन की तरह, जो कहा जा रहा है कि हाँ ये दवा खा लो तो खा लेते हैं, ये दवा छोड़ दो छोड़ देते हैं। और इसी ढंग से मतलब देश की अधिकतर जनता जो है यही है। हाँ, डॉक्टर्स जो लिख के दे देते हैं उसी को जो प्रिस्क्राइब करते हैं उसको हम लेकर जाते हैं मेडिकल स्टोर में और दवा खरीद के आते हैं, जिस प्रकार बताया उस प्रकार खाते हैं, पूछते भी नहीं हैं कि किस लिए है, क्या है। लेकिन इस बीच अगर कुछ दवाएं ऐसी हैं जिस पर, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन, खासकर दो बातें लगातार, मतलब ये दो, एक ऑक्सीजन और दूसरा रेमडेसिविर को लेकर के खूब चर्चा आम है, और खासकर पिछले एक सप्ताह से तो बहुत ज्यादा है। लोग भटक रहे हैं। हम लोग अभी दिखा भी रहे थे कि कैसे रिफिलिंग के लिए, ऑक्सीजन रिफिलिंग के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों को ऑक्सीजन नसीब नहीं है इसी देश में, जहां 20,000 करोड़ रुपए लगा करके सेंट्रल विस्टा बनाया जा रहा हो। एक अलग ही तस्वीर है जो हम थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे। सवाल ये है अजय जी कि दिल्ली हाई कोर्ट की जो ये टिप्पणी है ये कितनी असरकारक होगी केंद्र सरकार पे? नहीं, आज जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है केंद्र सरकार की तरफ से कि दिल्ली में सरकार का मतलब एलजी, तो जब एलजी है सरकार का मतलब, तो फिर मतलब यही हो गया ना कि डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब अगर मान लीजिए कोर्ट भी को भी समझ में आ रहा है कि अगर हम केजरीवाल या दिल्ली सरकार पे कोई चीज लगाते हैं या कुछ जो है किसी तरह की जो है सख्ती करते हैं, तो कल को वो तो ले देके इसी बात पे आ जाएंगे कि जो है दिल्ली में सरकार मतलब है जी, तो आप जो है जो भी आदेश देना है वो एलजी को दे दीजिए, वो जिस तरह से हमसे जो है उसको एग्जीक्यूट करवाना होगा वो करवा लेंगे। तो ये आज ही का नोटिफिकेशन है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि वो आज ही जो है टोन बदल गया है और वो दिल्ली सरकार पे न जाके अब सीधे केंद्र सरकार पे चला गया है। अब एक तरह से ये मान के चलिए कि दिल्ली जो है इस समय जो आज का नोटिफिकेशन है उसको आप सरकार या जैसे भी या एलजी को पावर जो भी कह लें, लेकिन लब्बल ये है कि वो एक तरह से केंद्र शासित प्रदेश या राष्ट्रपति शासन लग गया आज से। तो जब राष्ट्रपति शासन लग गया तो सारी जिम्मेदारी केंद्र की है, तो सारे जो है इसीलिए शायद हाईकोर्ट ने ये सोचा हो कि भाई जो है अब जो है जो भी
जवाबदेही तय करनी है वो केंद्र सरकार की तय करनी है। और एक चीज आप और जरा ध्यान दीजिएगा कि अभी जब ये केंद्र सरकार के ऊपर एकदम से जो है लोगों ने जब आरोपों की बौछार होने लगी और फिर जो है सो कॉल्ड जो है गोदी मीडिया जो है उसको मोदी सरकार या सरकार ना करके उसको सिस्टम पे आ गया। और एकदम से आप अभी देखें अगर किसी सोशल मीडिया पर जाएं, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या कोई भी हो, एकदम से एक ट्रोल आर्मी सुपर एक्टिव हो गई है, जो कि मतलब अब जो है हर तरह से कि सरकार का बचाव करते हुए जो है आम जनता को ही दोषित निरूपित करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी कि जो है आपने मास्क नहीं लगाया तो हम आपकी गलती है, आपने जो है शादी विवाह में जो है लोगों को भीड़ बढ़ा ली, आपकी गलती है। मतलब इस तरह से किया जा रहा है कि सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, सरकार बिल्कुल एक्टिव है, सरकार बिल्कुल संजीदा है, लोग ही जो है इस बीमारी को ले आए हैं और लोग ही जो है इसके हर चीज के जिम्मेदार हैं। मतलब ये भी एक बहुत बड़ा जो है इस समय हर तरफ से ट्रोलिंग जो है पार्टी बिल्कुल तैयार हो गई है। जी, मतलब ओवरऑल ये यहाँ दिखाई दे रहा है कि जब सीधे केंद्र सरकार पे, मोदी जी पे या अमित शाह पे या तमाम ऐसे जो चाहे स्वास्थ्य मंत्री पे बात आती है तो फिर बात सिस्टम की होने लगती है कि सिस्टम खराब है। सिस्टम मतलब कि नौकरशाह जो हैं, यानी व्यवस्था देखने वाले लोग, नौकरशाह, वो खराब है। लेकिन दूसरी तरफ अजय जी आपके पास आऊंगा एक मिनट। दूसरी तरफ हम देखें तो फिर यहाँ दिल्ली में हम देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार यानी कि एलजी, और अब जैसा अजय जी बता भी रहे हैं कि एलजी हैं तो यानी केंद्र शासित प्रदेश तो है ही दिल्ली, लेकिन यहाँ पे विधानसभा का भी एक प्रोसेस है। और उस हिसाब से जैसा शुरुआत में मैंने कहा भी कि दिल्ली को कहाँ आप चले थे पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए, और दिल्ली जो है अब एक अलग ही राज्य बन गई है जहाँ पे दिल्ली सरकार मतलब एलजी हो गए, यानी कि उपराज्यपाल हो गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ओवरऑल इस परिस्थिति तक लाने के लिए कौन जिम्मेदार है। जब बात जैसे अभी अजय जी बता भी रहे थे कि आप जो है मास्क नहीं लगाए हैं तो ये गलती आपकी है, यहाँ कोरोना फैल गया, गलती आपकी है। सरकार तो अवेयर कर रही थी लेकिन आपने अपने आप पर ध्यान नहीं दिया और आप लोगों ने फैला दिया। अजय जी कुछ बोलना चाह रहे थे आप? हाँ, मैं खाली उस बात पे जोड़ना चाह रहा था जो आपने उसमें मुझसे बात में रेमडेसिविर की बात की थी। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे जो है अभी जितने लोग भी पकड़े जा रहे हैं, पकड़े इन द सेंस क्या कह रहा हूं कि जैसे गौतम गंभीर है, वो 10,000 जो है वायल जो है रेमडेसिविर के बांट रहे हैं। वो कैसे बांट रहे हैं? उनके पास कौन सा लाइसेंस है भाई? इसी तरह से जो है वहां पर भी बॉम्बे के अंदर, मुंबई के अंदर हुआ कि जो है सॉरी हाँ 4 करोड़ से ऊपर की पकड़ी गई मुंबई में। जी, वही मैं कह रहा था कि उसमें जो है वो सारे भाजपा नेताओं के पास ही क्यों मिल रही है? और इसका मतलब ये है कि कालाबाजारी को तो बढ़ावा यही लोग दे रहे हैं। जब इन्हीं के पास ये लोग किस हैसियत से, जबकि इन दवाओं पे चाहे वो वैक्सीन हो या चाहे ये रेमडेसिविर हो, इनके ऊपर जो है केंद्र सरकार का पूरा नियंत्रण है। ये तय करेंगे किसको कहाँ मिलेगी, कितनी मिलेगी। तो इन नेताओं के पास बांटने के लिए कहां से आ रही है, चाहे वो गुजरात हो चाहे वो दिल्ली हो। तो ये और जब एक मामला आया और जो जिसके ऊपर एक कार्रवाई की गई वहां पर मुंबई के अंदर, वहां पर तो जो है देवेंद्र फडणवीस जो है उसको छुड़ाने पे जो है सीधे थाने पहुंच गए। तो ये भी जो है लोगों के समझ में आना चाहिए। अमलेंदु जी सीधे आपके पास आना चाहूंगा। हम रेमडेसिविर या उस पे हाई कोर्ट की टिप्पणी इस पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले एक चर्चा कर रहे थे अभी प्रशांत जी की जब हम चुनाव की बात कर रहे हैं और चुनाव में कैसे कलकत्ता और आसपास में, जैसा मैं लगातार बता रहा हूं कि हर दूसरे दिन जो है हर दूसरा आदमी वहां पे पॉजिटिव आ रहा है। ये अमर उजाला की खबर है कि चुनाव ड्यूटी में 135 शिक्षक जान गंवा चुके हैं। ये चुनाव ड्यूटी में, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे,
और इस पर आपको बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाई कि क्यों नहीं आपके ऊपर, मतलब चुनाव आयोग को कहा कि क्यों नहीं आपके ऊपर हत्या का मामला दर्ज किया जाए। और ऐसे ही वहां आपने देखा कि मद्रास हाई कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को फटकार लगाई थी। ओवरऑल हम देख रहे हैं ये जो अखबार की कटिंग हम इसलिए दिखा रहे थे क्योंकि थोड़ा तथ्यात्मक रूप से आप लोगों को समझ में आए कि हाँ, ये जो हम लोग बता रहे हैं यहाँ सिर्फ हवाई बातें नहीं कर रहे हैं, कुछ तथ्यों के साथ। और दोस्तों, ये आपको बता दूं बहुत ही ईमानदारी के साथ और जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूं कि हम लोग एक एक शब्द नाप तौल के और बहुत ही तथ्यात्मक पुष्टि के बाद ही यहां बोलते हैं। कोई बकवास नहीं करते और न ही यहां पे हवाई बातें होती हैं। जो बातें होती हैं तथ्यों के आधार पे कुछ चीजें हम सामने रखते हैं, कुछ चीजें नहीं रखते हैं। लेकिन ये जरूर जानिए कि हमारे जितने शब्द होते हैं नापे तौले होते हैं। अगर किसी को इसमें ऐतराज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि ये अपने आप में यूपी में जो चुनाव कराया जा रहा है उस चुनाव के लिए ये काला धब्बा है। और ये 4 दिन पुरानी खबर बता रहा हूं जिसमें चुनाव ड्यूटी में 135 शिक्षक जान गंवा चुके हैं। चुनाव ड्यूटी में गए हुए लोग, अमलेंदु जी यूपी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और आखिरी चरण का कल मतदान है। वैसे में इस खबर को लेकर के और संज्ञान में लिया है हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। लेकिन ओवरऑल जब सरकारों की बात करें और खासकर यूपी की सरकार की बात करें तो वहां सब कुछ गुडी गुडी है, मतलब बहुत अच्छा है सब। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें हाई कोर्ट भी जो है वो जिम्मेदार है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। जब हाई कोर्ट में लोग पहुंचे थे कि इस चुनाव को स्थगित कर दिया जाए याचिका लेकर के, तो हाई कोर्ट ने कह दिया कि हम आदेश नहीं दे सकते सरकार को। तो आज जो हाई कोर्ट जो इस पे आदेश दे रहा है या सरकार पर सवाल कर रहा है, तो उसमें भी हाई कोर्ट कर सकता था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सरकार को बचाने के लिए बैठा हुआ है। और जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि आप भाई लॉकडाउन लगा दीजिए या नाइट कर्फ्यू लगाइए, जो भी आदेश दिया, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई सरकार और फिर वहां से उस पर स्टे मिल गया कुल मिला करके। तो ये न्यायपालिका की भी असल में कहा जाए अकर्मण्यता एक तरीके से कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना, या न्यायपालिका भी इस समय बहुत ज्यादा दबाव में है सरकार की, इसको आप ये भी कह सकते हैं। हालांकि हाई कोर्ट जो हैं जो राज्यों के, वो इस समय काफी हिम्मत दिखा रहे हैं, और जबकि सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण नहीं मिल रहा है जो कि मिलना चाहिए था। और सुप्रीम कोर्ट का पिछले मतलब लगभग पूरे 1 साल के दौरान कहा जाए एक तरीके से जिस तरीके से रवैया रहा कुल मिला करके, तो वो जनता के माथे तो कतई नहीं कहा सकता। उसे तो सिर्फ सरकार का संरक्षक के तौर पे ही देखा जा सकता है, उसे संविधान के संरक्षक के तौर पे पिछले 1 साल के कार्यकलाप को नहीं देखा जा सकता। अब चीफ जस्टिस बदले हैं, अब कुछ चीजें बदलने को दिखेंगी, ये देखा जा सकता है कुल मिला करके। बहरहाल ये जो 135 शिक्षकों वाली खबर है और ये है, इसमें शायद बढ़ोतरी हो गई है। अभी खबर थी शायद 160 की ये सूची हो चुकी है कुल मिला करके। और कई लोगों की जो है वो सोशल मीडिया पे इस तरह की चीजें दौड़ रही हैं कि वो कह रहे हैं कि हम कोरोना पॉजिटिव। एक अभी देख रहा था मैं, एक किसी व्हाट्सएप ग्रुप में था कि एक शिक्षक जो है उसका था कि वो कोरोना से अभी रिकवर हुआ है, 3 दिन पहले नेगेटिव उसकी आई है रिपोर्ट, और उससे कहा जा रहा है कि आप जाके ड्यूटी कीजिए वरना सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये मतलब जब 3 दिन पहले नेगेटिव रिपोर्ट आई है, आदमी कैसे जो है ड्यूटी करने की स्थिति में होगा? नतीजा क्या निकलेगा कि उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी होगी, जैसा कि हमने बलिया के मामले में देखा कि कोरोना पॉजिटिव एक क्या सिपाही की शायद मृत्यु हुई थी, ऐसी कुछ खबर थी कुल मिला करके, ठीक से ध्यान नहीं आ रहा है कुल मिला के। तो ये जो है स्थिति वो ठीक नहीं है, और उत्तर प्रदेश की सरकार तो जो है मतलब वो एक तरीके से कहा जाए बिल्कुल कानून भंजक की स्थिति में आ चुकी है, और सरकार कहीं से दिखाई ही नहीं पड़ती है कि सरकार है। केंद्र सरकार तब भी थोड़ी बहुत लाज जो है रख लेती है, कायदे कानून की मतलब आड़ ले लेती है थोड़ी बहुत इस तरीके से। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार तो जो है वो तो बिल्कुल एकदम जो है हाई कोर्ट को भी जो आंखें दिखाती है और जनता को भी आंखें दिखाती है, मीडिया को भी आंखें दिखाती है। तो ये आंखें दिखाने से चीजें नहीं सुधर जाएंगी, चीजें खराब होंगी। अगर आप सत्यता को नहीं स्वीकारेंगे कि स्थिति खराब हो रही है, आपसे कोई ये नहीं कह रहा है कि आप स्थिति आप खराब कर रहे हैं, ठीक है भाई आप नहीं संभाल पा रहे, लेकिन आप इस बात को स्वीकार तो करिए कि स्थिति खराब है। अगर आप स्थिति ये स्वीकारेंगे ही नहीं कि स्थिति खराब है, तो आप इसमें सही क्या करेंगे? तो ये कुल मिला के स्थिति जो है असली हालात से आंखें मूंदना, ये समस्या को और ज्यादा बढ़ाएगा। और जिस तरीके से सिर्फ सत्ता पे कब्जा करने के लिए, और विधान परिषद में जैसा कालाजी जी ने भी बताया कि विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत जो है वो हो जाए, इसके लिए जो जल्दी जल्दी चुनाव कराए जा रहे हैं ताकि 36 या 40 सीटें जो है वो
स्थानीय निकायों से विधान परिषद में चुन के जाती हैं और वो 2022 से पहले ही उनका चुनाव होना है। तो इसलिए जो वो उन पर कब्जा करने की जो सारी जो कवायद है ये हो रही है, क्योंकि विधान परिषद में अभी भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं है। उसे वहां कानून पास कराने के लिए पिछले दरवाजे से समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाना पड़ता है। यूपी को का जैसा कानून जो समाजवादी पार्टी से पिछले दरवाजे से हाथ मिला करके पास कराया गया, तो ये मतलब वो उसकी निर्भरता समाजवादी पार्टी में खत्म हो जाए और ये दिखाने की मतलब नौबत ना रहे कि हम पीछे से हाथ मिला रहे हैं। इसके लिए ये सब जो किया जा रहा है, ये कुल मिलाकर के एक एटम बम कोरोना का तैयार किया जा रहा है और इसके दुष्परिणाम जो है आने वाले समय में बहुत बुरी तरह जो है देखने को आएंगे। अभी तो कुछ भी स्थिति नहीं है और मुझे नहीं लगता कि सरकार ने जो है आने वाली स्थिति से निपटने के लिए अभी कोई तैयारी की है। अगर तैयारी कर ली है तो बहुत अच्छी बात है। आपने अस्पतालों का इंतजाम कर लिया हो, आपने बेड का इंतजाम कर लिया हो, आपने पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती कर ली हो, आपने डॉक्टर्स की भर्ती कर ली हो, आपने ऑक्सीजन प्लांट लगा लिए हो, अगर ये सब आपने काम कर लिया है तो आप ठीक है, खूब चुनाव कराइए, कुंभ कराइए, चुनाव कराइए, रैलियां कराइए, जम के कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। इंतजाम जो है वो लॉकडाउन के कर लिए गए हैं अमलेंदु जी, बस अब चुनाव निपटने दीजिए और उसके बाद आप देखिए और खासकर 2 तारीख बीत जाने दीजिए, फिर सब तरफ आप लॉकडाउन ही देखेंगे। इंतजाम यही है और ये साफ यहां दिखाई दे रहा है। हमारे बहुत सारे साथी भी जुड़े हुए हैं जिनके कमेंट लेना जरूरी है। सीमा खातून हैं जो युवा राइट कह रही हैं, आलम मोहम्मद भी हमारे साथ बने हुए हैं, मिराज खान हेलो कह रहे हैं, वासुदेव कुमार कह रहे हैं कि केसर सिंह गंगवार किस राज्य के विधायक थे। आपको बता दूं ये उत्तर प्रदेश से थे और उत्तर प्रदेश के बरेली के विधायक थे और उनका कोरोना से निधन हो गया, आज ही निधन हो गया। और आप लोग देख भी रहे होंगे हमारे टीवी स्क्रीन पे भी नीचे आप न्यूज फ्लैश में देख रहे होंगे, उनका नाम जरूर आ रहा है। सीवीएस कुमार हैं जो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट बेहतर जजमेंट सुना रहा है बनिस्पत सुप्रीम कोर्ट के। हाई कोर्ट कई जगह के और स्वतः संज्ञान लेकर के सीवीएस जी कर रहा है काम और अच्छा काम कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट के मामले सुप्रीम कोर्ट तक आते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जब तक मामले आएंगे तब तक बहुत सारी चीजें बीत चुकी रहेंगी, बदल चुकी होंगी। इस पे भी हम लोग 2 दिन पहले चर्चा कर रहे थे। तो इसलिए ये एक दूसरी बात और भी, एक दूसरी टिप्पणी जो सुप्रीम कोर्ट की थी सीवीएस जी, आपको याद होगा कि ये पूरे के पूरे मामले जो हैं स्वतः संज्ञान लेकर के 6 अलग अलग कोर्ट जो कर रहे हैं खासकर कोरोना को लेकर के, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी और कहा था कि आखिर इसको सेंट्रलाइज किया जाए और एक जगह रखा जाए, ये अलग अलग जगहों पर न हो। तो बहुत गड़बड़ भी है और इसमें समझ में नहीं आता है कि कौन क्या देख रहा है, किस ढंग से देख रहा है, किस ढंग से सोच रहा है। आलम मोहम्मद भी हमारे साथ बने हुए हैं जो कह रहे हैं डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ मेजोरिटी एंड इफ द मेजोरिटी ऑफ लॉ मेकर्स आर क्लॉन फूल्स इन एक्सपीरियंस्ड immatured and illiterate, then this will happen to the country and its people. इस्लाम अली भी हमारे साथ बने हुए हैं, तमाम साथी अपने अपने कमेंट लिख रहे हैं। सईद कलीमुद्दीन भी हमारे साथ बने हुए हैं, अशरफ अली भी हैं, मेहदी मालिक हमारे साथ है जो कह रहे हैं अमलेंदु जी आपकी बात एकदम ठीक है। फिर मिराज खान कह रहे हैं सर इंडिया का बहुत बुरा हाल है, बहुत दुख होता है सर। मिराज खान कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, तकलीफ सबको होती है, हम सबको होती है। मदीना का मुसाफिर भी हमारे साथ बने हुए हैं जो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर सरकार को बर्खास्त करे, राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। ये राष्ट्रपति शासन वाली बात से मैं सहमत नहीं हूं भाई, और इस पर बहुत चर्चा हो सकती है। और आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और ऐसी बहुत सारी बातें कहीं कहीं से सुनने को आ रही हैं और वो उसकी गुंजाइश कैसे बनाई जा रही है ये भी एक चर्चा का विषय है। असलम चिश्ती हैं जो कह रहे हैं अंधभक्तों अपने रिश्तेदारों की जलती चिताओं को देखकर घबराना नहीं, तुम लोगों को तो पता है शेर पालना थोड़ा महंगा होता है। बहुत सही वाजिब बात कही इन्होंने। खुर्शीद आलम भी हैं हमारे साथ, सुरेश रामचंदानी बने हुए हैं हमारे साथ में, उसके अलावा सीमा खातून, गुलफाम भी हमारे साथ, रफीक अहमद हमारे साथ बने हुए हैं। सीवीएस कुमार कह रहे हैं अब की बार लॉकडाउन की जगह पैनिक इमरजेंसी लग सकती है, यही इमरजेंसी आपातकाल की जो हम बात कर रहे थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देवेंद्र चटर्जी हमारे साथ में हैं जो कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री की भूमिका के बारे में भी बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। फिर उसके अलावा तस्लीम खान भी हमारे साथ में हैं। हमारे साथ वासुदेव कुमार कह रहे हैं कि बीजेपी को राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, इन्हें लोगों के बस चले तो तिरंगे का रंग भी
इन लोगों का बस चले तो तिरंगे का रंग भी ये लोग बदल देंगे। सुमन पांडे कह रहे हैं कि लॉकडाउन फिर से हो गया तो फिर पॉवर्टी रेट विल इंक्रीज। बिल्कुल सही कह रहे हैं, परफेक्ट प्लान के बिना लॉकडाउन नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, यहाँ जो स्थिति है। फिर इस्लाम अली कह रहे हैं जिसका डर था सरकार वही बात हो गई। और सतवंत सिंह सन्नी कह रहे हैं बीजेपी ने देश को बर्बाद कर दिया। इसरार मलिक भी हैं, तस्लीम भी हैं, तमाम साथी हैं और हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए, स्टूडियो में तो नहीं, सब अपने अपने घरों में और स्क्रीन पे बने हुए हमारे 3 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। दोस्तों, चर्चा कर रहे हैं हम देश दुनिया की, और खासकर देश दुनिया नहीं, देश की ही चर्चा कर रहे हैं। और इस देश की चर्चा में जो स्थितियां अभी हो गई हैं, जो विपत्ति है इस देश में, उसकी चर्चा। लेकिन उसके बीच हम लोग देख रहे हैं कि सेंट्रल विस्टा का भी निर्माण चल रहा है। लॉकडाउन है दिल्ली में 2 सप्ताह, ये दूसरा सप्ताह लॉकडाउन का चल रहा है, लेकिन सेंट्रल विस्टा यानी कि नए संसद भवन और उसके आसपास पूरी की पूरी एक अलग रूपरेखा के साथ दिल्ली को बदलने की कवायद, मतलब खासकर सेंट्रल दिल्ली, लुटियन दिल्ली को बदलने की कवायद चल रही है। और वो काम रुका नहीं है क्योंकि उस पे मोदी जी की नजर है। और वहां जब तख्ती लगेगी और जो देश को ये समर्पित किया जाएगा, ये भवन, खासकर संसद भवन नया, तो उस पर नरेंद्र मोदी जी का नाम क्यों ना हो। और अगर नाम हो तो उसके लिए जल्दी जल्दी ये काम तो करवाना ही होगा। तो आप लोग अपनी अपनी जगह पे रहिए, मस्त रहिए। आप बीमार हैं तो उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको कहा गया था कि आप चेहरे पर नकाब रखिए, यानी कि मास्क पहनिए। आपको कहा गया था कि हाथ सैनिटाइज कीजिए, लेकिन आपने नहीं किया, आप बीमार हो गए। ये आपकी गलती है, आपकी गलती है ये। और उसके अलावा अगर आपको दवाई नहीं मिल रही है, आपको हॉस्पिटल में कोई दिक्कत है, ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं है, तो इसकी गलती जो है वो सरकार की नहीं है, इसकी गलती व्यवस्था की है, उस हॉस्पिटल की गलती है, उस हॉस्पिटल को चलाने वाले की गलती है। और इतना ज्यादा से ज्यादा अगर और देखें तो उसकी गलती राज्य सरकारों की मान लें, केंद्र सरकार की कैसे गलती हो सकती है। और यही बात यहां बताने की कोशिश लगातार सोशल मीडिया से तमाम जगहों पे हो रही है और इस पर चर्चा आम है, चर्चा चारों तरफ इस पर चल रही है। इस बात को समझने की जरूरत है कि कैसे बरगलाया जा रहा है, कैसे इस देश को एक बर्बादी के कगार पर ला करके, और अब जैसे कहा जा रहा है कि इंडियन स्ट्रेन जो ये है, ये अब 17 देशों में, आप देख रहे होंगे हमारे न्यूज फ्लैश में भी चर्चा हम कर रहे हैं कि WHO ने कहा है कि ये 17 देशों में ऑलरेडी फैल चुका है। प्रशांत जी, ये ओवरऑल एक नया, हम अभी तक कह रहे थे कि एक दूसरी लहर है जिसमें ये ब्रिटिश लहर कह सकते हैं या अफ्रीकन या और भी बातें हो रही थी, लेकिन ये अपने आप में एक अलग लहर है। आज ही एक खबर और भी, ये खबर कल की है कि ब्रिटेन के एक प्रीमियर, माफ करें, ऑस्ट्रेलिया के एक प्रांत के प्रीमियर ने यह भी कहा है कि भारत में जो कोरोना की टेस्टिंग हो रही है वो टेस्टिंग सही नहीं है, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं हमारे देश में वो लोग वहां नेगेटिव लेके आते, बताते हैं नेगेटिव है, रिपोर्ट लेके आते हैं, लेकिन यहां पॉजिटिव है। तो ओवरऑल आप देखें तो ये जो तंत्र है उसमें कहीं ना कहीं खामी है, और इस खामी को दूर करने के ऊपर उपाय जो होना चाहिए वो उपाय नहीं होकर के सिर्फ दोषारोपण। और अब तो ये हो गया है कि अगर हम और आप बैठ करके अगर इन खामियों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत जी, तो कहा जा रहा है कि आप राष्ट्र विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, और इस वक्त तो आप बिल्कुल ही बर्बाद कर देंगे देश को। क्या कहेंगे ओवरऑल इन तमाम बातों पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं। जी, जैसे अजय जी कह रहे थे कि ट्रोल को एक्टिव किया गया है, तो मैं ट्रोल को और सारे दर्शकों को और सरकार को भी बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कोरोना वायरस जो आप चर्चा कर रहे हैं कि म्यूटेट कर रहा है, इंडियन वर्जन है, यूके वर्जन है, ये एक्सपर्ट्स का काम है उसको बताना। लेकिन हाँ, वायरस म्यूटेट करता है, लेकिन वायरस के साथ एक और खास बात है, वो NSA से नहीं डरता है, वो इनकम टैक्स CBI से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हिंदू मुसलमान नहीं जानता है, वो सब पे हमला करता है, और जहां लापरवाही होगी वहां दुगनी ताकत से हमला करता है, जो कर रहा है वो। पहली बात। दूसरी बात कि जो सिस्टम की बात आप कर रहे थे, सिस्टम की आपने भी कहा, सीधा सीधा पूरा एक सुनियोजित प्रचार तंत्र लगा हुआ है ब्यूरोक्रेसी को नीचा दिखाने में। जो ब्यूरोक्रेसी, जो हॉस्पिटल, जो नर्सेस, जो फ्रंट, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, वो जो लगे हुए हैं, उनके ऊपर दोष है कि साहब ये सिस्टम फेलियर है। मोदी जी तो बंगाल में रैली कर रहे थे, उनका क्या दोष है?
तो तीसरी बात में इंपॉर्टेंट जो बहुत प्रचार चल रहा है, मैं उसको क्लियर करना चाहता हूं यहां पे आपके माध्यम से, कि ऑक्सीजन प्लांट लगाने का जो पीएम केयर से फंड जो रिलीज हो रहा था, 162 प्लांट लगने थे, वो प्लांट लगने थे सेंट्रल मेडिकल सर्विस सोसाइटी। ये एक बॉडी है जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन वो जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आती है। राज्य सरकारों का इसमें कोई योगदान नहीं है, ना उनको पैसा आवंटित किया गया। पीएम केयर्स के जरिए 150 हॉस्पिटल आइडेंटिफाई किए गए थे। तो अगर ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगे, और कितने लगे कितने नहीं लगे, ये जो 162 आइडेंटिफाई हुए थे पीएम केयर्स फंड के जरिए, उसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की एजेंसी की है, राज्यों की नहीं है। राज्यों को 1 रुपया भी नहीं मिला उसमें। राजीव जी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अजय जी क्या कहेंगे? उसमें एक और जोड़ दूं कि जो 162 का जो ठेका मिला था, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाना था, उसमें से अभी तक केवल 33 बने हैं या बनने की प्रक्रिया में हैं, जिसमें से 11 केवल और केवल गुजरात में बने हैं। तो ये स्थिति है। तो और सारे 162 जो है प्रोजेक्ट का ठेकेदार एक ही है। वो कौन है, उसको जो है केंद्र सरकार ढूंढ के लाए सामने और हाईकोर्ट के सामने पेश करे। ये जोड़ना चाह रहा था मैं। जी अमलेंदु जी, ओवरऑल क्या कहेंगे? परिस्थितियां जो हैं, देखिए परिस्थितियां जो है बहुत खराब है, और जिस सिस्टम की बात की जा रही है, और प्रशांत जी कह रहे थे कि मतलब सिस्टम जो है उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे लगता है कि सिस्टम को बदनाम करने की कोशिश तो क्या है, ये कुल मिला के ये सवाल जो है मोदी जी के ऊपर खड़ा हो रहा है। इस सिस्टम की बात कर रहे हैं, और जैसे कि जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स थे वही सब इस पूरी लड़ाई में सामने दिखाई दिए हैं। ये सरकार जब आई थी, तो ये सरकार जो थी वही पॉलिसी पैरालिसिस का नारा देकर के आई थी, कि पिछली सरकारों में पॉलिसी पैरालिसिस होता रहा था। इस सरकार ने आते ही सिस्टम में बड़े किए हैं, क्योंकि मोदी जी को सिस्टम से बड़ी चिढ़ थी। पुराने वाले सिस्टम में आए हैं और लेटरल भर्तियां की गई हैं, बिना किसी परीक्षा के कॉर्पोरेट घराने के मित्रों को आईएएस बना दिया गया। तो ये नया सिस्टम काम कर रहा है मोदी जी वाला, ये पुराना सिस्टम नहीं है। अगर ये सिस्टम नाकारा है तो भक्तों सिस्टम से सवाल करो, मोदी जी को सिस्टम से सवाल करो कि नाकारा भर्ती क्यों कर ली है, जो काम नहीं कर रहे हैं, लूट के खा रहे हैं देश को। उस सिस्टम से सवाल करो। पुराना सिस्टम जो वही काम कर रहा है, पुराना जो था उसी ने अब तक लड़ाई लड़ी है पूरी कोरोना के खिलाफ कुल मिला करके, और जिसकी आपने तनख्वाहें नहीं दी है, आपने उनकी कटौती की है, आपने उनके भत्ते रोके हैं इस सरकार ने। और जो कोविड से ग्रसित होकर जो कर्मचारी मर जा रहा था, उसको जो 50 लाख का दिया जा रहा था मुआवजा, वो भी आपने खत्म कर दिया है। तो सवाल जो है करो अपने देवता से, उस व्यवस्था से सवाल करो। तो ये व्यवस्था जो चिल्लाना है, इसको बंद किया जाए, और सीधे सीधे प्रधानमंत्री जो जिम्मेदार हैं इस सारी व्यवस्था की खराबी के लिए, उनसे सवाल किए जाए कि प्रधानमंत्री जी, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपके मंत्रिमंडल का कोई आदमी, आपकी सरकार में आपके प्रशासन में बैठा हुआ कोई अधिकारी अगर काम नहीं कर रहा है, आप उसको निकाल के बाहर कीजिए। ये जिम्मेदारी आपको है, इसके पूरे अधिकार आपको है, इसमें आपको किसी से कोई सलाह मशवरा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि सिस्टम काम नहीं कर रहा है, सिस्टम फेल हो रहा है, सिस्टम में जहां भी कमी है आप उसको दुरुस्त कीजिए, और आप इसी वायदे के साथ आए थे कि आप सिस्टम को दुरुस्त करें। जी अजय जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं सिर्फ एक बात जोड़ना चाह रहा था कि एक ये जो कोवैक्सीन के रेट को लेकर आज चला है मामला, तो मतलब ये इसके लिए जो है क्या केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं है कि वो पहले वो तय करती है कि 150 रुपए में केंद्र सरकार को देगी, उसके बाद जो है 400 रुपए में वो राज्यों को देगी, 600 रुपए में जो है प्राइवेट को देगी। और आज उसने जो है बोला, राज्यों ने जब दबाव डाला या जो भी बात हुई, तो अब बोला 100 रुपए कम कर देते हैं। इसका मतलब कि ये है कि मतलब ये किस तरह का जो है गेम चल रहा है। यहाँ लोगों की जान बचाने की बात है, यहाँ जो है हाहाकार मचा हुआ है, और वहां पर जो है रेट को लेके जो है अभी तक निगोशिएशन चल रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, मैं एक जहां से मैं आता हूं, मेरा गृह जिला बाराबंकी,
मैं बाराबंकी की एक खबर देना चाहता हूं कि परसों जो है वहां तीसरे चरण का चुनाव हुआ है पंचायत का, और कल जो है पार्टियां वापस लौटी हैं। और आज की सुबह की यह खबर है कि केवल बाराबंकी शहर में के आसपास के जो गांव में जहां से पुलिस पार्टियां लौट के आई हैं 110 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जो केवल चुनाव करवा के आए हैं उन पुलिस वालों में से 110 लोगों जो है कोरोना संक्रमित हैं, और इसकी पुष्टि खुद वहां के बाराबंकी के एसपी ने की है। तो ये स्थिति है। जी बिल्कुल, लेकिन ये तो इस चुनाव दर चुनाव हमने देखा कि कैसे कोरोना का फैलाव होता गया। लेकिन एक वैक्सीन के रेट को लेकर के एक सवाल प्रशांत जी मेरे जहन में बार बार उठता है कि केंद्र सरकार को आप 150 रुपये में दे रहे हैं, चलिए अब तमाम नेगोशिएशन तमाम दबावों के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ने 300 रुपये किया राज्य सरकार के लिए। बात यह है कि केंद्र सरकार इस वैक्सीन को खरीदने के बाद कहां डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है, और राज्य सरकार तो राज्यों में, केंद्र सरकार अपने लिए ले रही है क्या? ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरी बात, एक महामारी के दौर में जब आपका देश एक आपदाग्रस्त स्थिति में है, ऐसे दौर में जब वैक्सीन फ्री में सबको लगवाने की व्यवस्था होनी चाहिए थी, जब आप बिहार चुनाव में जाके घोषणा करते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम फ्री में वैक्सीन लगाएंगे, जब आप अभी पश्चिम बंगाल में ये घोषणा करके घूम रहे थे कि हमारी सरकार अगर पश्चिम बंगाल में आ गई तो आप फ्री में वहां के लोगों को वैक्सीन देंगे, तो क्या ये सरकारी खरीदी करके और बाद में मतलब चूंकि हमारी सरकार आएगी, या जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पे ये 150 रुपए वाला, और जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां 300 रुपए में वैक्सीन खरीदेगी सरकारें, ऐसा है क्या? ये बिल्कुल सही बात आपने उठाई है। और जो पूनावाला का ट्वीट आया उसमें एक उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है, फिलैंथ्रोपी, यानी वो 100 रुपए का दान दे रहे हैं, बड़ा एहसान इस देश पे कर रहे हैं। और पिछले आपके कार्यक्रम में मैंने बताया था कि ये ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है जिसमें 1 रुपया भी उसके रिसर्च में इनका नहीं खर्च हुआ है, इनको फ्री में मिली है वैक्सीन वहां से। अब 150 रुपए, केंद्र जो है केंद्र कहीं फिजिकल तौर पे एग्जिस्ट नहीं करता है। जो यूनिट भारत में एग्जिस्ट करती है फिजिकली वो राज्य हैं, राज्यों के थ्रू ही सब कुछ इंप्लीमेंट होता है। केंद्र की स्कीम भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही इंप्लीमेंट करता है, राज्यों की स्कीम भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही इंप्लीमेंट करता है। तो ये जो 150 रुपए और ये 300 रुपए अब है, तो ये जो डुअल प्राइसिंग है, पहली बात के बगैर केंद्र सरकार की मर्जी के नहीं हो सकती, ये केंद्र सरकार की सहमति से हो रही है और उसका राजनीतिक उद्देश्य है, सीधे तौर पर दिख रहा है कि राजनीतिक उद्देश्य है उसका। अजय जी कुछ जोड़ रहे थे? हाँ, मैं ये जोड़ रहा था कि जो ये राज्य सरकारों की जो वैक्सीन खरीदनी है और जो केंद्र सरकार 150 रुपए में खरीद रहा है, उसका जो आपके माध्यम से मतलब आपके दर्शकों को कुछ बताना चाहता हूं, उसमें डिफरेंस जो वो है ये है कि जो 45 प्लस हैं उनको तो जो है केंद्र सरकार जो ये दे रही है वैक्सीन वो लगेगी जो कि 150 रुपए में है, उसकी सप्लाई केंद्र सरकार करेगी। लेकिन जो 1 मई से 18 से 45 वाला जो जिनको लगनी है, मतलब 45 माइनस, वो सारी जो है राज्य सरकारों को लगानी है वैक्सीन, और उसके दाम ये 300 रुपए हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। जो और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने घोषणा तो कर दी कि 1 मई से जो है वैक्सीनेशन शुरू होगा, लेकिन जो सीरम इंस्टीट्यूट है और भारत बायोटेक है, उन दोनों का कहना है कि 15 मई तक तो हम सिर्फ केंद्र सरकार की जो हमारे पास ऑर्डर है हम उनको पूरा करेंगे, उसके बाद ही आपको देंगे। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि चलिए जो गैर भाजपा शासित प्रदेश हैं वो तो उनमें से तो कईयों ने मना कर दिया कि हम जो है 1 तारीख से वैक्सीनेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हमको जो है ये मैन्युफैक्चर ही देने को तैयार नहीं है। लेकिन जो अगर ये जो है भाजपा शासित प्रदेश अगर 1 तारीख से शुरू करते हैं तो ये पूछना पड़ेगा और लोगों को जानना, मतलब ये बात सामने आनी चाहिए कि उनको कहां से वैक्सीन मिली जो है, जबकि जो है मैन्युफैक्चरर 15 तारीख से पहले देने को तैयार नहीं थे, जिसका जो है क्योंकि
राज्य सरकारें 18 से 45 वाले का जो 18 की उम्र से लेकर 45 तारीख की उम्र लगानी है, वो रोजगारों को अपने पैसे से लगानी है। भी एक सवाल रहेगा, पहली इंतजार करते हैं इस बात को लेके। जी, वैक्सीन को लेकर के चर्चा हम कर रहे हैं अमलेंदु जी। ओवरऑल वैक्सीनेशन पे एक तो 1 तारीख से ड्राइव लगातार मतलब देख रहे हैं कि 18 साल आनन फानन में सरकार को ये निर्णय करना पड़ा केंद्र सरकार को कि 18 साल की उम्र से ऊपर के जो लोग हैं वो भी अब वैक्सीनेशन के उसमें आज दायरे में आएंगे और वो भी और 1 तारीख से हम शुरू करेंगे। लेकिन राज्यों के ऊपर जैसा अभी अजय जी भी बता रहे हैं, प्रशांत टंडन जी ने भी अपनी बात रखी और राज्यों को लेकर के हम कह रहे हैं कि उनको सीरम इंस्टीट्यूट ने कह दिया है, अभी भारत बायोटेक का आना बाकी है रेट, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ने कह दिया कि 300 रुपये में हम देंगे। लेकिन साथ साथ ये भी कहना है कि हमारे पास नहीं है 15 तारीख तक तो हम सरकार को मतलब केंद्र सरकार को देंगे। वैक्सीनेशन को लेकर के लगातार भारत के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, भारत इस देश के ऊपर मैं कह रहा हूं, देश के अंदर बैठे हुए विपक्ष के कई नेता और उसके अलावा देश के बाहर WHO से लेकर के तमाम दूसरे देश भी कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तेज करना चाहिए था, जो तेजी नहीं आई और अभी जो स्थिति है वो भयावह है। और इसके साथ साथ कई सारे साथी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो भी लगातार कमेंट कर रहे हैं और अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। CVS कुमार भी जुड़े हुए हैं, इस्लाम भी हैं और अफाक आलम भी हमारे साथ है, रफीक पूनावाला भी कह रहे हैं कि 70 साल की सरकार ने लाशों पर राजनीति नहीं करी, आज की सरकार लाशों पर बैठकर राजनीति कर रही है। सवाल यही उठता है अमलेंदु जी कि आखिर वैक्सीनेशन को, जबकि हम एक आपदा के ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां आनन फानन में तमाम चीजों को किनारे करके और लोगों की जिंदगी को बचाने के बारे में सोचना चाहिए, ऐसे में भी आप राजनीति को कहीं ना कहीं उस चक्र में लेके आ रहे हैं जहां आपकी सियासी रोटी जो है बहुत अच्छी तरह से जो बोलते हैं ना कि रोटियां सेकते हैं और वो फुल जाए तो बहुत अच्छी रोटी होती है, तो वो रोटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, 70 सालों में सबसे निकृष्ट सरकार है जो आपदा में भी जो है राजनीति करती है। मतलब अवसर तो तलाशी रही है आपदा में तमाम तरीके के, लेकिन आपदा में भी राजनीति करती है। ये पहली और शायद आखिरी सरकार है कि जो इस तरीके का काम करती है। आगे भी शायद ऐसी सरकारें देखने को नहीं मिलेंगी जो आपदा में भी राजनीति करे कुल मिला करके। और ये बात सही है कि सरकार को बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए। जैसा मैंने पहले भी कहा कि आने वाला इतिहास जो तय करेगा कि आप किस तरीके के शासक थे। आप अभी कुछ भी कर लीजिए, चाहे आप बिल्डिंग बनवा लीजिए, चाहे बिल्डिंग ध्वस्त करवा लीजिए, जब इतिहास लिखा जाएगा 50 साल के बाद और 100 साल के बाद, आपका मूल्यांकन तब होगा और तब आप इतिहास में किस रूप में दर्ज होंगे ये देखने वाली चीज होगी। तो कुल मिलाकर के जो है ये स्थिति ठीक नहीं है। और जहां तक वैक्सीन का सवाल है, तो वैक्सीन जो है वो किसी कंपनी की धरोहर नहीं है। इस वैक्सीन के ऊपर जो है WHO ने भी पैसा खर्च किया है, हमारे बजट से भी पैसा खर्च हुआ है इसके R&D पर, भले ही सरकार ने कम पैसा दिया हो। और WHO शुरुआत से कह रहा है कि वैक्सीन जो है वो सबके लिए होनी चाहिए और ऐसा नहीं है कि जो सक्षम देश हैं वो पहले उस पर कब्जा कर ले और जो गरीब देश हैं उनको ना पहुंच पाए, या जो गरीब आबादी उस तक नहीं पहुंच पाए और अमीर लोग हैं उसको पहले कब्जा कर ले। ये WHO आज से नहीं, WHO 6 महीना पहले से कह रहा है जब वैक्सीन जो थी अंतिम चरण की स्थिति में थी। और जो सबसे अच्छी वैक्सीन जो समझी गई है अभी तक, जो सारी दुनिया में जिसकी 97% तक जो है जिसकी सक्सेस रेट है वो की वैक्सीन है, उसको हमारे यहाँ था वो कह दिया गया कि आप पहले अध्ययन करके आइए। फाइजर की वैक्सीन यहाँ से लौट के चली गई और सब ने वापस ले लिया आवेदन। तो आखिर इसके पीछे क्या राजनीति थी, क्या रणनीति थी, इस पर भी बातचीत होनी चाहिए कि मतलब आप इस आपदा के समय में भी जो है आप अपने मतलब कि आपकी वैक्सीन हो, इसकी वैक्सीन, ये वैक्सीन के खेल चल रहे हैं। तो ये अगर इस तरीके के खेल चल रहे हैं तो निश्चित तौर पे जो ये अक्षम अपराध और ऐसे अपराध जो है वो किसी व्यक्ति या किसी राज्य या किसी व्यक्ति के प्रति नहीं है, ये शुद्ध रूप से ये अपराध जो है ये मानवता के प्रति अपराध है और इसको किसी तरीके से माफ नहीं किया जा सकता। इसको करने वाले चाहे कोई लोग हो, चाहे वो कंपनियां हो, चाहे सरकारें हो, चाहे राज्य।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस वक्त जब देश में एक अलग हालात हैं और ऐसे हालात में अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो ये अपराध कर रहे हैं। इस हालात से आपको निपटने के बारे में बात करनी चाहिए। सीवीएस कुमार कह रहे हैं कि वैक्सीन पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा देशवासियों को, ये भी एक बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर वैक्सीन पर लोगों का विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा है। और इसके लिए जन जागरूकता जैसे फैलाना चाहिए था वो अभी तक सरकार नहीं फैलाई। ये क्यों, ऐसा क्यों है? कौशल कुमार मीना भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम लोग दोस्तों इस वक्त चर्चा कर रहे हैं देश के जो हालात हैं उस पर। समर इमाम भी हैं जो कह रहे हैं कि 1 महीने में 1 करोड़ लोगों को लगाया और 1 ही महीना लगेगा दूसरे वैक्सीन को, मतलब 23 साल लगेंगे, अर्थात कभी कुछ नहीं होगा, कोरोना हमेशा भारत में रहेगा। असलम चिश्ती कह रहे हैं कि 1 महीने में उत्तर प्रदेश के 3 भाजपा विधायक को कोरोना से मौत हो गई और यह सभी आदित्यनाथ की सरकार के विधायक हैं जो इलाज के अभाव में मर गए, लेकिन मुख्यमंत्री झूठ बोलने धमकी देने से बाज नहीं आ रहे हैं। निजाम खान कह रहे हैं कि राजीव जी आपको और आपके पैनलिस्ट को सलाम करता हूं कि केंद्र सरकार की असफलताओं को जनता को अवगत कराते हैं, मोदी सरकार की नाकामियों को भी उजागर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र चटर्जी कह रहे हैं कि बीजेपी के सब नीच हैं। सीमा भी कह रही हैं जय बैलेट कह रही हैं, बिल्कुल जय बैलेट ही है, सही कह रहे हैं। और FFQ अख्तर कह रहे हैं कि बीजेपी देश को गुलाम बनाना चाहती है। इस्लाम कह रहे हैं कि 18 वर्ष से ऊपर की उम्र वालों को मुफ्त वैक्सीन लगाना एक जुमला है। ऐसे तमाम साथी हमारे साथ जो है। इलेक्शन कमीशन न्यूज़ प्लीज़, कौशल कुमार मीना कह रहे हैं। अब दोस्तों आज का समय बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लगातार मैसेज आ रहे हैं कि सर ज़्यादा समय हो गया, 10 मिनट ज़्यादा आपने ले लिया, लेकिन कल शाम दोस्तों 6 बजे से हम आपके साथ जुड़ेंगे। कल 2 घंटे आप लोगों के बीच रहेंगे हम लोग और कल हम आपके सामने लेकर आएंगे 5 राज्यों के जो एग्जिट पोल हैं। आप देख भी रहे होंगे अभी स्क्रीन पे कि 5 राज्यों के एग्जिट पोल जो है वो हम लेकर के आएंगे और उस एग्जिट पोल को जरूर देखिए। इससे एक आइडिया जनरेट होगा कि कहां 5 राज्यों में जो चुनाव हुए, जिसमें से कल आखिरी दौर का चुनाव है पश्चिम बंगाल में, तो आखिर कहां किसकी सरकार बनने वाली है। तो कल का एग्जिट पोल जरूर देखिए। शाम 6 बजे से हम आपके साथ रहेंगे और उसके बाद 2 तारीख को सुबह 6 बजे से दोस्तों हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे और चर्चा करेंगे कि चुनाव के बाद जो रिजल्ट है, मतगणना है, उसमें रिजल्ट किस ओर, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये आपको हम बताते रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों कल शाम 6 बजे से हमारे साथ जरूर जुड़िए। और अब मैं तमाम अपने साथी जो लगातार, शैलेश परासर भी हैं, लिख रहे हैं सरकार अब खुद वेंटिलेटर पर है, उसके अलावा कौशल भी जुड़े हुए हैं, मदीना का मुसाफिर है, असलम चिश्ती भी हमारे साथ बने हुए हैं, तो तमाम साथी, सीमा खातून थैंक्स सर लिख रही हैं, फिर अमरदीन खान भी हैं, कितने बजे शायद कल शाम 6 बजे आप लोगों के बीच रहेंगे। नॉर्मली 7 बजे रहते हैं लेकिन कल शाम 6 बजे से और एग्जिट पोल लेकर हम आपके पास आएंगे। असलम कह रहे हैं कि आंसू तमाम शहर की आंखों में हैं मगर हाकिम बता रहा है कि सब ठीक ठाक है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। अरबाज खान हैं, हेलो कह रहे हैं, और विरासत बेग कह रहे हैं सलाम राजीव जी, आपको भी विरासत बेग जी सलाम कहता हूं और धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूं आप सभी का। लेकिन उससे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने तमाम तीनों पैनलिस्टों का जो हमारे साथ बने हुए रहे। लगातार 1 घंटे से ज़्यादा का समय इन लोगों का हमने लिया है और बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला, आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और शुक्रिया अदा करता हूं अजय जी आपका, और शुक्रिया अदा करता हूं अमलेंदु जी आपका, आप तीनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और शुक्रिया अदा करता हूं दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप सभी का जो लगातार पेशेंटली, बहुत ही पेशेंस के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, देखते हैं हमारे कार्यक्रमों को। कई लोगों के कार्यक्रम हम कई लोगों के इस कार्यक्रम के दौरान कमेंट नहीं ले पाते हैं, क्षमा चाहूँगा, आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कोशिश हमारी रहती है कि आप लोगों के कमेंट भी आएँ। हमारे पैनलिस्ट कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते रहते हैं तो कई बार आप लोगों के कमेंट छूट जाते हैं, लेकिन कोशिश हमारी रहती है कल शाम 6 बजे आप लोगों के सामने हाजिर होंगे अपने पैनलिस्टों के साथ में, और आप भी हमारे साथ जुड़िए और कल हम आपके सामने लेकर आएंगे एग्जिट पोल। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। आप सबको एक बार बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद। देखते रहिए डीवी लाइव, नमस्कार।